तो 1 बाई 1 में अब सभी क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपके पास था, निम्न में से अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया रिडक्शन रिएक्शन आपसे पूछा गया था। तो सेकंड ऑप्शन आपका आएगा, पॉजिटिव चार्ज में जब डिक्रीज हो जाता है पॉजिटिव चार्ज में जब कमी आ जाती है तो उसको रिडक्शन कहते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में आपका Fe+3 से Fe+2 हुआ है। उसके बाद कहता है निम्न में से अपचयन अभिक्रिया नहीं है, रिडक्शन रिएक्शन नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि वहाँ नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हुआ है, I- से I2 बना है, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हुआ है, और नेगेटिव चार्ज का डिक्रीज होना ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण होता है। तो सी ऑप्शन आपका आएगा। फिर निम्न में से अपचयन के लिए सत्य नहीं है, विच वन इज नॉट ट्रू फॉर रिडक्शन। पहला ऑप्शन था ऑक्सीजन का त्याग, बिल्कुल अपचयन होता है। धनावेश में कमी अपचयन होता है। हाइड्रोजन का योग अपचयन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का त्याग जो होता है वो ऑक्सीकरण होता है। तो थर्ड क्वेश्चन में आपका आंसर आएगा डी। थर्ड क्वेश्चन में आपका आंसर डी आएगा। फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में से अपचयन है, तो इसके दो आंसर सही है। आपने जो भी आंसर दिया वो सही माना गया है। इलेक्ट्रॉन का योग भी अपचयन होता है और ऋण विद्युतीय तत्व का त्याग भी अपचयन होता है। तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, ए एंड डी। जो आपने किया है वो सही माना गया है उसे। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, अभिक्रिया MnO4-, अब आप यहाँ देख लें माध्यम अम्लीय है, H+ है, तो MnO4- जो है वो Mn+2 में बदलता है। तो आपसे यहाँ x की वैल्यू पूछी गई है, X+ पूछा गया है, तो x की वैल्यू जो है वो 2 होती है। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा, फिफ्थ का बी। फिर कह रहे हैं निम्न में से ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, विच वन इज नॉट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन आएगा यहाँ, विच वन इज नॉट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो पहला ऑक्सीडेशन है, दूसरा भी ऑक्सीडेशन है, लेकिन तीसरा रिडक्शन है। I2 का I- में बदलना रिडक्शन है, क्योंकि वह नेगेटिव चार्ज बड़ा है, और नेगेटिव चार्ज जब इंक्रीज होता है तो उसे रिडक्शन कहते हैं। फिर कहते हैं सातवां क्वेश्चन, निम्न में से ऑक्सीकरण के लिए सत्य नहीं है, विच वन इज नॉट ट्रू फॉर ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बिल्कुल ऑक्सीडेशन होता है। इंक्रीजिंग इन पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल ऑक्सीडेशन होता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन होता है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एक तो यहाँ मिस्टेक हो गई थी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यहाँ आएगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी ये लगभग स्टूडेंट ने सही किया है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। उसके बाद आठवें क्वेश्चन में भी मिस्टेक थी थोड़ी सी, बाकी सारे क्वेश्चन सही हैं। निम्न में से ऑक्सीकरण है, विच वन इज ऑक्सीडेशन, तो ये नोट नहीं आना था यहाँ, विच वन इज ऑक्सीडेशन। निम्न में से ऑक्सीकरण है, तो ऑक्सीजन का त्याग ये अपचयन होता है। बाकी आप चार ऑप्शन देखते तो आपको पता लग जाता कि जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है। ऑक्सीजन का त्याग ये अपचयन होता है। ऋणावेश की कमी बिल्कुल ये ऑक्सीकरण होता है। ऋणावेश जब कम हो जाता है तो ये ऑक्सीकरण होता है। अगला क्वेश्चन था Fe+2 बदला है Fe+3 में, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। 9वें का ए आएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन असमानुपातन अभिक्रिया है, सी ऑप्शन अगले का करेक्ट है। 10वें का कैसे है देख ले, H3PO3 बदला है H3PO2 प्लस H3PO4 में, तो यहाँ P पे +3 चार्ज है। अब ये दो अणु लिए हैं, दोनों ही अणु H3PO3 के हैं, तो ये P+3 से P+1 हो गया, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो गया, तो इसका रिडक्शन हो गया यहाँ। और H3PO3 से ही यानी P+3 से ये P+5, H3PO3 से ही ये P+5 बना है, तो +3 से +5 बन गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो रिडक्शन भी H3PO3 का हुआ, ऑक्सीडेशन भी H3PO3 का हुआ। इसका मतलब ये असमानुपातन डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है। उसके बाद आता है अभिक्रिया H2SO4 + Fe = FeSO4 + H2 में किसका रिडक्शन हुआ है,
तो यहाँ H2SO4 का रिडक्शन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था अभिक्रिया X + MnO4 - Y + Sn+2 = X + Mn+2 Y + Sn+4। ये आपको दिया हुआ है और X की वैल्यू आपसे पूछी हुई है। तो पहले आप रिएक्शन लिख लें, MnO4 + Sn+2 = Mn+2 + Sn+4। अब यहाँ +7 से +2 हो गया, यानी 5 का चेंज आया, और यहाँ 2 से 4 हो गया, यानी 2 का चेंज आया। तो 5 वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 वाली को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 5 वाली को 2 से और 2 वाली को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू 2 आएगी। तो 12th का A आएगा, 12th का A, 12th का A। अब चले 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन पे SnCl2 + 2CuCl2 = SnCl4 + Cu2Cl2 में किसका ऑक्सीकरण, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? तो SnCl2 बदला है SnCl4 में, तो SnCl2 का ऑक्सीडेशन हुआ है। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, अभिक्रिया 2FeCl2 = 2HgCl2 = 2FeCl3 + Hg2Cl2 में किसका अपचयन, रिडक्शन हुआ है? रिडक्शन किसका हुआ है? तो यहाँ HgCl2 का रिडक्शन हुआ है, डी ऑप्शन आएगा HgCl2 का। तो K2Cr2O7 में Cr का ऑक्सीकरण +6 है। HPO3 -2 में P का ऑक्सीकरण अंक +3 है, +3। H3PO4 में P का ऑक्सीकरण अंक +5 है। MnO4 - NO+ = Mn+2 + NO2+ में H+ की संख्या होगी। तो H+ कितने होंगे, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। MnO4 - NO+ = Mn+2 + NO2+। अब Mn से Mn पे एरो लग जाएगा, N से N पे एरो लग जाएगा। अब आपको चार्ज इलेक्ट्रॉन बराबर करने, तो आपको चार्ज देखना पड़ेगा। यहाँ Mn पे +7 है, यहाँ Mn पे +2 है, 5 का चेंज आया तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। यहाँ N पे +3 है, यहाँ N पे +5 है, तो यहाँ 2 का चेंज आया, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। अब 5 वाले को 2 से और 2 वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 वाले को 5 से। अब हम देखें O देख लें, तो इधर 8 हो तो ये हो गए, और 5 हो ये हो गए, 13 O हो गए, 13 O हो गए, और इधर 10 O ऑलरेडी आ चुके हैं। तो तीनों कम रह गए, तो 3 H2O लगा देंगे, और इधर 6 H आ गए तो इधर 6 H+ लगा देंगे। तो H+ की संख्या आपसे पूछी है, तो 6 H+ यहाँ आएंगे, 18वें का B आएगा। तो कहते हैं ClO2+ में Cl का ऑक्सीकरण अंक +5 आएगा, और P2O7 -4 में P का ऑक्सीकरण अंक +5 आएगा। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे। किसी को कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, तो अपना माइक ऑन करके कंसल्ट कर सकता है। किसी को किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है तो अपना माइक ऑन करके कंसल्ट कर सकता है। हाँ जी, एक मिनट, वो बोल रहे हैं एक स्टूडेंट, आप बाकी माइक ऑफ कर दे। एक स्टूडेंट बोल रहा है अभी, एक बार माइक ऑफ कर दे। हाँ जी, अभी एक स्टूडेंट ने माइक ऑन किया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 18 नंबर में आपको रिएक्शन दी हुई है MnO4 - NO+ = Mn+2 + NO2+। तो Mn से Mn पे एरो लग जाएगा, N से N पे एरो लग जाएगा।
अब आप चार्ज देखें तो यहाँ Mn पे +7 है, यहाँ Mn पे +2 है, 5 का चेंज आया तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। यहाँ N पे +3 है और यहाँ N पे +5 है, तो +3 से +5 हुआ तो 2 का चेंज आया तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। तो 5 वाले को 2 से और 2 वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 वाले को 2 से और 2 वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब O काउंट करें तो 8 O तो ये आ गए और 5 O ये आ गए, 13 O हो गए इस साइड। इधर देखेंगे तो 10 O आ गए ये, तो पीछे रह गए 3 O, 3 O कम रह गए तो इधर 3 H2O लगा दिए। अब इधर H आ गए 6 तो इधर 6 H+ लगा दिए। तो इस प्रकार H+ की संख्या 6 आ गई हमारे पास। क्लियर? यस। अब नेक्स्ट स्टूडेंट जिसने माइक ऑन किया था वो अपना माइक ऑन कर सकता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10th, H3PO3 इक्वल टू H3PO2 प्लस H3PO4 असमानुपातन अभिक्रिया डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक ही पदार्थ का होता है। तो यहाँ हमने पदार्थ एक ही लिया है H3PO3, H3PO3 एक ही पदार्थ लिया है H3PO3, ये बदला है H3PO2 प्लस H3PO4 में। अब H3PO3 में P पर चार्ज देखेंगे तो +3 है, ये बदला H3PO2 में, तो H3PO2 में P पर चार्ज +1 है, तो +3 से +1 हो गया, तो ये रिडक्शन हो गया, अपचयन हो गया। तो इस प्रकार यहाँ H3PO3 का H3PO2 में बदलना अपचयन है। अब H3PO3 में P पे +3 चार्ज है और H3PO4 में P पे +5 चार्ज है। तो अगर H3PO3 को देखें हम, H3PO4 में जो बदला है तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो इस प्रकार रिडक्शन भी H3PO3 का हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी H3PO3 का ही हो रहा है। तो जब एक ही पदार्थ ऑक्सीकृत व अपचयित दोनों, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक ही पदार्थ का होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन कहते हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट है, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, असमानुपातन अभिक्रिया। मैं रिपीट कर देता हूँ वापस। तो 10th क्वेश्चन में H3PO3 कन्वर्ट हुआ है H3PO2 प्लस H3PO4 में। H3PO3 कन्वर्ट हुआ है H3PO2 प्लस H3PO4 में। तो असमानुपातन अभिक्रिया जो होती है उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही पदार्थ का होता है, एक ही पदार्थ ऑक्सीकृत भी होता है और अपचयित भी होता है। अब यहाँ P पे चार्ज देखें तो +3 है, यहाँ P पे चार्ज देखें तो +1 है और यहाँ P पे चार्ज देखें तो +5 है। तो ये +3 से +1 में बदला तो ये अपचयन हो गया, और जब ये +3 से +5 में बदला तो ये ऑक्सीकरण हो गया। तो इस प्रकार जिस पदार्थ का अपचयन हुआ उसी का ही ऑक्सीकरण हो गया, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन एक ही पदार्थ का हो गया। तो ऐसी अभिक्रिया को हम असमानुपातन अभिक्रिया, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट। और किसी स्टूडेंट को डाउट हो किसी क्वेश्चन में? और कोई डाउट हो स्टूडेंट किसी क्वेश्चन के अंदर तो आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको 2-3 बार बताया था कि एसिडिक मीडियम में MnO4- हमेशा Mn+2 में ही बदलता है। अब इस 2 की जगह आपको X लिख के दे दिया प्रश्न में, मैंने ये प्रश्न बोला भी था कल।
7वां क्वेश्चन ऑक्सीकरण के लिए सत्य नहीं है, तो धन विद्युतीय तत्व का योग जो होता है वो अपचयन होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ना अपचयन होता है, बाकी सारा ऑक्सीकरण है। ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण होता है, धनावेश की वृद्धि भी ऑक्सीकरण होती है, हाइड्रोजन का त्याग भी ऑक्सीकरण होता है, लेकिन धन विद्युतीय तत्व जो पॉजिटिव एलिमेंट जुड़ता है तो वो अपचयन होता है। और कोई डाउट है स्टूडेंट तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास रेडॉक्स अभिक्रिया के अलावा 4 प्रकार की अभिक्रियाएं और होती हैं। उन चारों को मैं डिस्कस कर रहा हूं अब आपके साथ, और फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज, और कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, एसिड बेस वाले में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप अलग से नोट कर लीजिएगा। हालांकि वो क्वेश्चन एसिड बेस का रेयर चांसेज में आता है, लेकिन अगर आता है तो कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट ही वो क्वेश्चन करके आएंगे। तो वो क्वेश्चन आप लोग कल के टॉपिक में रहेगा, हमारा एसिड बेस टॉपिक जो हमारा होगा। अब हम 4 रिएक्शन रेडॉक्स के अलावा कौन कौन सी होती हैं वो देख रहे हैं। सबसे पहले नंबर 1 योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, डिसोसिएशन रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी 1 बाय 1 हम सारे डिस्कशन कर लेते हैं। योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, एडिशन का मतलब, योगात्मक का मतलब होता है जुड़ना, जुड़ना, ऐड होना। जुड़ेगा तो क्या होगा, देखो जुड़ेगा, जब भी कोई चीज जुड़ेगी ना तो 2 चीजें आप लोगे, उनको जोड़ोगे तो वो एक बन जाएगी। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, फेविस्टिक जो होती है ना, फेविस्टिक या फेविक्विक जो होती है वो जोड़ने का काम करती है। फेविस्टिक तो मान लो कागज कोई अपना फट जाता है, उसके 2 पीस हो जाते हैं, तो अपने एडिशन कर देते हैं उनका फेविस्टिक लगाकर। और घर पे कोई चीज़ टूट जाती है प्लास्टिक की, तो अपने फेविक्विक लाते हैं 5 रुपए की और उसके दोनों टुकड़े चिपका देते हैं। तो एडिशन का मतलब जुड़ने से ही होता है। यानी इसमें हम 2 चीज़ें लेते हैं, जैसे एक ये ली प्लस एक ये ली और जोड़कर एक चीज़ बना देते हैं, तो ये एडिशन है। तो जैसे C + O2 = CO2, एडिशन का एग्जाम्पल है। तो इसमें से क्वेश्चन नहीं बनता एडिशन रिएक्शन में से, क्योंकि पूछेगा आपसे, मान लो यूं पूछ लेगा CaO + CO2 = CaCO3, कौन सी रिएक्शन है? तो सबको पता है कि CaO और CO2 आपस में ऐड हो रहे हैं और CaCO3 बना रहे हैं, तो ये एडिशन रिएक्शन है, योगात्मक अभिक्रिया है। तो योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है, 2 सब्सटेंस जुड़ते हैं और एक प्रोडक्ट बना देते हैं। 2 रिएक्टेंट जुड़कर, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट जुड़कर एक प्रोडक्ट बना देते हैं। 2 अभिकारक जुड़कर एक प्रोडक्ट बना देते हैं। रेयर चांसेज है इसका प्रश्न पूछा जाए, नहीं पूछा जाता। वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, इससे क्वेश्चन आ सकता है। वियोजन का मतलब टूटना, वियोजन का मतलब टूटना। जैसे CaCO3 टूटेगा तो क्या होगा, आप एक लोगे, जैसे मैंने CaCO3 लिया, ये CaO और CO2 में बदल गया। जैसे हमने एक लिया, ये 2 में बदल जाए
या 2 से ज़्यादा में बदल जाए तो वो वियोजन ही होता है। एक से जब कोई कॉमन सी बात है, जब कोई चीज़ हमारे हाथ से गिरेगी, टूटेगी ना, तो उसके एक से ज़्यादा टुकड़े ही होंगे। जैसे मान लो हमारे हाथ में कप भी है, सपोज कप हमारे हाथ से गिर गया, तो एक कप था, नीचे जाके वो 2 या 3 या 4 या 5 पीसेज में टूट जाएगा, तो उसको टूटना बोलते हैं, वियोजन बोलते हैं। तो वियोजन में एक रिएक्टेंट होता है, एक अभिकारक होता है, लेकिन जो उत्पाद बनते हैं वो एक से ज़्यादा बन जाते हैं। जैसे CaCO3 टूट गया CaO और CO2 में, MgOH की ट्वाइस टूट गया MgO प्लस H2O में, AgBr टूट गया Ag प्लस हाफ Br2 में। ये सारा टूट रहा है, देखो एक एक अणु ले रहे हैं हम। HBr टूट गया H2 प्लस Br2 में, दोनों बैलेंस करेंगे तो हाफ हाफ लेने पड़ेंगे। ऐसे ही NaCl टूट गया Na प्लस हाफ Cl2 में। ऐसे ही H2O टूट गया H2 प्लस हाफ O2 में, H2 प्लस हाफ O2 में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना, क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि वियोजन दी गई अभिक्रिया कौन सी है। क्वेश्चन आएगा जैसे ये दे दिया मेरे को, NaCl का Na व Cl2 में टूटना किस प्रकार का वियोजन है, किस प्रकार का अपघटन है। एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में S ब्लॉक एलिमेंट हैं, ठीक है, D ब्लॉक एलिमेंट हैं। तो ये S ब्लॉक और D ब्लॉक की बातें चल रही हैं यहाँ, तो S ब्लॉक D ब्लॉक ये आपके सिलेबस का पार्ट है, इसलिए आपसे भी क्वेश्चन पुट हो सकता है ये, तो ये रिएक्शन आनी है हमारे वहाँ। तो वियोजन अभिक्रिया, तो वियोजन अभिक्रिया जो होती है ना, वो 3 प्रकार की होती है। एक तो ताप अपघटन, ताप अपघटन गर्म करने पर टूटता है, थर्मोलाइसिस, ताप अपघटन। दूसरा आता है प्रकाश अपघटन, फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस प्रकाश अपघटन। और तीसरा आता है विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये 3 प्रकार की होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस, थर्मल डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन भी बोलते हैं इनको, थर्मल डीकम्पोजिशन कह सकते हो या थर्मोलाइसिस कह सकते हो। थर्मल डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन भी टूटना ही होता है, या थर्मोलाइसिस, थर्मोलाइसिस, फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, थर्मल डीकम्पोजिशन। अब थर्मल डीकम्पोजिशन कौन सी होगी, हमेशा ध्यान रखना, जिसमें प्रोडक्ट के रूप में या तो CO2 बने या H2O दिख रहा हो प्रोडक्ट के रूप में, वो हमेशा ताप अपघटन में जाएगी, हमेशा। जिसमें एज ए प्रोडक्ट आपको CO2 या H2O मिल रहा हो, वो हमेशा ताप अपघटन होगी। यानी इसमें हम एरो के निशान पर डेल्टा का साइन लगाते हैं, डेल्टा का साइन। जिसमें भी एज ए प्रोडक्ट हमारे को CO2 या H2O मिल रहा हो, वो हमेशा ताप अपघटन का एग्जाम्पल होगी। Ag का कोई भी यौगिक टूटे, Ag का यौगिक टूट रहा हो, Ag का यौगिक प्रॉपर, जैसे मान लो AgNO3 को ही तोड़ दे अपने, AgNO3 इक्वल टू Ag प्लस NO2 प्लस हाफ O2, ये टूट गया AgNO3, AgNO3 टूट गया। Ag का कोई भी यौगिक टूट रहा हो, या HBr का टूटना, प्रॉपर HBr का टूटना, या Ag के किसी भी यौगिक का टूटना, ये प्रकाश अपघटन में जाता है, फोटोलाइसिस में जाता है, प्रकाश अपघटन। ये विशेष ध्यान रखना आप लोग। Ag का कोई भी यौगिक टूट रहा हो या HBr टूटा हुआ दे दे आपको, तो उसमें एरो के निशान पर सनलाइट Hν, प्रकाश ऊर्जा E इक्वल टू Hν फार्मूला होता है AgBr,
प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है, HBr प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है, AgCl प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है। Ag का कोई भी यौगिक तोड़े तो वो प्रकाश की उपस्थिति में ही तोड़ेगा। इसके अलावा H2O सबसे इंपॉर्टेंट है, H2O सबसे इंपॉर्टेंट। जल को जब तोड़ेगा ना तो इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जाम्पल है, वहां धारा प्रवाहित करेगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करेगा, विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा वहां, जल का बटन। और कोई भी आयनिक यौगिक टूटे जैसे NaCl, Ag के अलावा Ag वाला यौगिक तो टूटना, Ag का कोई भी यौगिक टूटे तो प्रकाश बटन में ही रखना है। कोई भी आयनिक यौगिक टूटे तो वो विद्युत बटन में ही जाएगा। क्यों जाएगा वो देख लो। जैसे NaCl है ना, NaCl, इसमें हम लोग जब प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगाकर करंट पास कर देते हैं ना, प्लस माइनस, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बने होते हैं इसमें, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब जो Na पॉजिटिव है ना, Na पॉजिटिव वो तो चला जाएगा माइनस वाले इलेक्ट्रोड की ओर, और जो Cl नेगेटिव है वो आ जाएगा प्लस वाले इलेक्ट्रोड की ओर। Cl नेगेटिव आ जाएगा प्लस वाले इलेक्ट्रोड की ओर और Na पॉजिटिव आ जाएगा माइनस वाले इलेक्ट्रोड की ओर। अब आप देखें, जब ये इलेक्ट्रोड पर आएगा, Cl नेगेटिव जब इलेक्ट्रोड पर आएगा तो इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्लोरीन बन जाएगा। और Na पॉजिटिव जब इस इलेक्ट्रोड पर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके Na बन जाएगा। तो ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आप धारा प्रवाहित ना करो, जब तक आप करंट पास ना करो तब तक ये प्रोसेस नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर आप करंट पास नहीं करोगे तो ना तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा और ना ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। जब ना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा ना नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा तो NaCl तो NaCl ही रहेगा, वो आयनों की फॉर्म में ही रहेगा, Na प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में। जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रोड लगा के करंट पास कर दोगे तो एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो जाएगा, एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव हो जाएगा। तो जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर चला जाएगा और जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर चला जाएगा। बाकी मोटी मोटी बात आपने यही ध्यान रखनी है, अगर किसी को तोड़ने में, फिर नोट कर लें, CO2 बना रहा हो, H2O बना रहा हो, वो ताप अपघटन का उदाहरण है, ताप अपघटन का, थर्मल डिकम्पोजिशन का। अगर किसी को तोड़ने में AgBr का यौगिक तोड़ रहा हो, Ag का यौगिक, कोई भी Ag का यौगिक, इसके अलावा HBr तोड़ रहा हो, HBr को तोड़ रहा हो, तो वो फिक्स है कि वो प्रकाश अपघटन है, प्रकाश अपघटन। Ag का यौगिक तोड़े या HBr तोड़े तो वो प्रकाश अपघटन की श्रेणी में जाएगा। तीसरा, जल तोड़ रहा हो, जल को तोड़ रहा हो, वो H2O को तोड़ रहा हो या कोई भी यौगिक तोड़ रहा हो, मोस्टली NaCl ही देता है एग्जाम्पल में, तो वो विद्युत अपघटन, कोई भी आयनिक यौगिक तोड़ रहा हो तो वो विद्युत अपघटन की श्रेणी में जाएगा। तो ये पूछा जाता है जनरली, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। AgBr का टूटना कौन सी अभिक्रिया है? AgBr का Ag प्लस Br2 में टूटना कौन सी अभिक्रिया है? तो ये आपके पास AgBr टूट रहा है तो आपने इतना ही देखना है, Ag टूटा है तो इसका मतलब ये प्रकाश अपघटन, फोटोलाइसिस है, फोटोलाइसिस। Ag का कोई भी यौगिक टूटे तो वो प्रकाश अपघटन की श्रेणी में जाएगा। उसके बाद आता है विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया जो होती है, विस्थापन क्या होता है देखें, जैसे शिफ्ट होना, शिफ्ट होना, द्विविस्थापन मतलब दो का शिफ्ट होना, द्विविस्थापन का मतलब दो का शिफ्ट होना, विस्थापन का मतलब शिफ्ट होना। जितनी भी रेडॉक्स अभिक्रियाएं हम पढ़ते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, जितनी भी रेडॉक्स अभिक्रियाएं हम पढ़ते हैं वो सारी की सारी विस्थापन है। जितनी भी रेडॉक्स अभिक्रियाएं हम पढ़ते हैं वो सारी की सारी विस्थापन अभिक्रियाएं हैं। जैसे हमने एक रिएक्शन पढ़ी, CuSO4 प्लस Zn इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। तो आप देख रहे हैं यहाँ कि Zn जो है वो Cu की जगह चला गया है,
तो Zn ने, तो ही तो ZnSO4 बना, क्योंकि Zn चला गया किसकी जगह, Cu की जगह, Zn चला गया Cu की जगह, यानी Zn ने Cu को विस्थापित कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, वहाँ से, यहाँ से हटा दिया। पहले यहाँ Cu बैठा था, लेकिन Zn ने यहाँ से Cu को हटा दिया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया होगी। फिर देख लें, एक सिंपल सी बात मैं आपसे करूं, Zn, मान लें मेरा ये हाथ Zn, ये था Cu और ये था SO4, Cu SO4 और ये था Zn, Zn Cu SO4। अब ये SO4 इसके साथ जुड़ गया, तो ये विस्थापन है। SO4 इधर से निकल के इसके साथ जुड़ गया, ये विस्थापन है। द्विविस्थापन में क्या होगा, द्विविस्थापन में ये एक के साथ, मान लो द्विविस्थापन का एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं पहले आपको, बिल्कुल सिंपल। AB प्लस सी डी, विस्थापन में तो क्या था, AB प्लस सी, B इधर आ गया सपोज, तो ये तो है विस्थापन, एक चीज शिफ्ट हो रही है। द्विविस्थापन में क्या हुआ, B इधर आ गया और D इधर आ गया, दो चीजें शिफ्ट हो रही हैं। द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट में B इधर आ गया और D इधर आ गया, दो चीजें शिफ्ट हो रही है। मैं अभी आपसे एग्जांपल पूछूंगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। जैसे ये बन गया AD प्लस BC, तो हम देखें तो D इधर आ गया और B इधर आ गया, दो चीजें शिफ्ट हुई, तो द्विविस्थापन है। जैसे एग्जांपल देखो, Na2CO3 प्लस BaCl2, Na2CO3 प्लस BaCl2, अब क्या हुआ, 2NaCl प्लस BaCO3। ये पूछ लिया मेरे से कौन सी अभिक्रिया है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपने इतना सोचना है कि पहले Na के साथ CO3 जुड़ा हुआ था, अब CO3 तो चला गया Ba के साथ, लेकिन Cl आ गया Na के साथ, तो इसका मतलब ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। CO3 चला गया Ba के साथ और Cl आ गया Na के साथ, तो इसका मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, द्विविस्थापन हुआ है। तो ये चार टाइप की रिएक्शन और थी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन मेरा रहेगा आपसे, 1 बाय 1 सारे क्लियर कर लेते हैं और आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा। ऑप्शन 4 फिक्स है, अभी 4 ऑप्शन आपके पास फिक्स है, आपने इन चारों में से उत्तर देना है। या तो वो अभिक्रिया होगी योगात्मक यानी एडिशन, या वो अभिक्रिया होगी विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। 4 ऑप्शन आपके पास यही है। या वो अभिक्रिया होगी वियोजन यानी डीकंपोजिशन या डिसोसिएशन, जो मर्जी बोल दे, डीकंपोजिशन भी टूटना ही होता है। और या वो अभिक्रिया होगी द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट। इन 4 में से आपने उत्तर देना है, मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, आपने बताना है इन चारों में से वो कौन सी रिएक्शन है। जैसे मेरा पहला एग्जांपल है, ZnCl2 प्लस FeSO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस FeCl2, कौन सी रिएक्शन है? द्विविस्थापन, बिल्कुल द्विविस्थापन है, बहुत आराम से आप लोग बता सकते हैं। देखो योगात्मक में क्या होगा, फिर देख लें, आप लोग 2 लेंगे और 1 बन जाएगा। वियोजन में आप लोग 1 लेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा बन जाएंगे। इसमें आप लोग 2 लेंगे और आगे 2 ही बनेंगे, 2 लेंगे और 2 ही बनेंगे। लेकिन होगा क्या, अगर आपने मान लो ये पार्ट इसके साथ लिया था, तो ये पार्ट इसके साथ आ जाएगा, बस इतना ही होगा। इसमें भी आप 2 लेंगे, द्विविस्थापन में भी 2 लेंगे और 2 ही रहने हैं, 2 लेंगे 2 ही रहने हैं, ठीक है। तो ये आपने ये देखा कि 2 लिए और 2 ही रहे, तो आपने ये सोचना है कि बस SO4 इधर आ गया, Cl इधर चला गया, द्विविस्थापन का एग्जाम्पल है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। अगला क्वेश्चन, MgO
प्लस H2O इक्वल टू MgOH की ट्वाइस। योगात्मक एडिशन रिएक्शन बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने ये देखा MgO और H2O जुड़े, MgOH की ट्वाइस बन गया, दो लिए एक बन गया, बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, Fe प्लस H2SO4 इक्वल टू FeSO4 प्लस H2। विस्थापन, बिल्कुल विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, SO4 इधर आ गया, बस SO4 इसके साथ आ गया, विस्थापन हो गया SO4। सही में तो Fe ने हाइड्रोजन का विस्थापन किया है, लेकिन अपने सीधा सोचे तो SO4 हमारे को इधर जुड़ा हुआ दिख रहा है Fe के साथ, तो विस्थापन का एग्जाम्पल है ये। और विस्थापन अभिक्रियाएं, समस्त विस्थापन अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं। योगात्मक रेडॉक्स हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, वियोजन रेडॉक्स हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, द्विविस्थापन कभी भी रेडॉक्स नहीं होती, लेकिन विस्थापन 100% रेडॉक्स ही होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स होती है, तो विस्थापन हमेशा रेडॉक्स होती है, विस्थापन हमेशा रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। उसके बाद एक एग्जाम्पल और, Ag प्लस Br2 इक्वल टू 2AgBr, कौन सी रिएक्शन है? और कोई स्टूडेंट? और कोई? एडिशन है, संयोजन, बिल्कुल योगात्मक है, जल्दबाजी नहीं करें, ठीक है ना। अब देखिए आप Ag को Br2 से जोड़कर AgBr बनाया है, ये नहीं कि आपने Ag देखा और फटाफट वियोजन बता दिया, टूट थोड़ी रहा है, जुड़ रहा है, योगात्मक का एग्जाम्पल है। अगर मैं तोड़ता ना, मैं यूं लिखता AgBr इक्वल टू Ag प्लस Br2, ये वियोजन है। तो जल्दबाजी नहीं करनी, ये नहीं हो कि प्रश्न आता हो और हम लोग गलत कर जाएं। तो ऊपर तो Ag प्लस Br2 है, Ag और Br2 जुड़ के AgBr बना रहे हैं, टूट थोड़ी रहा है ऊपर, योगात्मक अभिक्रिया हो रही है ऊपर। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल क्लियर। अब आपसे एक क्वेश्चन, थोड़ा टॉपिक को थोड़ा डीप लेके जा रहा हूं, वो रिएक्शन पूरी हो चुकी है हमारी। क्वेश्चन लिख रहा हूं, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है? विच वन इज नॉट पॉसिबल? कौन सी रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है? मैं 4 रिएक्शन लिख रहा हूं, आपको ये बताना है कौन सी पॉसिबल नहीं है। तो मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2, Cu प्लस H2SO4 इक्वल टू CuSO4 प्लस H2। देखो वैसे तो ये प्रश्न कभी आया नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो फिर सेलेक्टेड स्टूडेंट ही सही करके आएंगे। Fe प्लस H2SO4 इक्वल टू FeSO4 प्लस H2 और Al प्लस H2SO4 इक्वल टू Al2SO4 की थराइस प्लस H2। बैलेंस कर लेते हैं इसको, कौन सी पॉसिबल नहीं है इनमें से? इसमें से बी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन नहीं हो सकती, सेकंड रिएक्शन जो है वो नहीं हो सकती।
क्यों नहीं हो सकती, तो उसके लिए हमारे को ये पता होना चाहिए कि कौन सा तत्व, कौन सा एलिमेंट अधिक सक्रिय है, मोर एक्टिव है। जो अधिक सक्रिय होता है ना, उसका हमेशा ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अधिक सक्रिय का हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। अधिक सक्रिय तत्व जो होगा वो हमेशा ऑक्सीडाइज होता है। तो अगर आपको ये पता लग जाए कौन सा तत्व ज़्यादा सक्रिय है, तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कौन सी रिएक्शन गलत है। तो अब देखें हम कैसे पता लगाते हैं। तो एक मैं ट्रिक दे रहा हूँ आपको। तो कृष्ण भगवान जो हैं वो पृथ्वी पर शादी कर रहे हैं। एक कहानी बनाई हुई है मेरी। तो कृष्ण भगवान पृथ्वी पर शादी कर रहे हैं और स्वर्ग लोक में विष्णु भगवान सीढ़ी पर गाने सुन रहे हैं। उनको नहीं पता कि नीचे कृष्ण भगवान की शादी चल रही है। वो स्वर्गलोक में बैठे हैं और आराम से सीढ़ी पर गाने सुन रहे हैं। और लक्ष्मी माता जो है वो ये सारा कुछ देख रही है। लक्ष्मी माता पूर्ण घटना जो है वो देख रही है। अब कृष्ण भगवान बारात लेकर आ चुके हैं, लेकिन विष्णु भगवान जो है वो गाने सुनने में मस्त हैं अपने। तो लक्ष्मी माता क्या कहती है, ले के बारात कान्हा, ये कान्हा इकट्ठा हो गया यहाँ, ले के बारात कान्हा मजे से आला या आया, जो मर्जी बोल दें, ले के बारात कान्हा मजे से आया, जाओ फिर सीडी नहीं सुनो प्रभु। ये लक्ष्मी माता की बात होगी। ले के बारात कान्हा मजे से आला, जाओ फिर सीडी नहीं सुनो प्रभु। तो ले के बारात कान्हा, ये कान्हा इकट्ठा हो गया यहाँ, CANA, मजे से आला या आया, जाओ फिर सीडी नहीं सुनो प्रभु। तो उन्होंने विष्णु भगवान को कहा पहले कि लेके बारात कान्हा मजे से आला, जाओ फिर सीडी नहीं सुनो प्रभु। तो विष्णु भगवान मस्त थे गाने सुनने में, उनको पता नहीं लगा लक्ष्मी माता ने क्या कहा है। तो वो एकदम हैरान होके कहते हैं, हे कौन आया है जी, है जी, है मतलब HG मतलब जी। तो अब हे हैरान होके, तो आगे विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा दिया आपने, हे कौन आया है जी। उनको नहीं पता लगा कौन आ गया। तो अब लक्ष्मी माता क्या कहती है, बारात, यहाँ BR2 आ जाएगा, बारात, बारात आई है। तो वो नीचे देखते हैं, नीचे तो शादी चल रही है। तो वो सूट बूट पहन के तैयार हो गए। तो निकलते टाइम क्या कह रहे हैं, अब तैयार हो चुके हैं, रवाना हो रहे हैं। तो कहते हैं, मैं कल आऊँगा फिर, मैं कल आऊँगा फिर, मैं कल आऊँगा फिर। तो ये पूरा वक्तव्य है जो हमने यहाँ लिखा है, ये ऊपर वाली 3 लाइनों पर डिपेंड है। आपको बड़े आराम से ट्रिक याद आ जाएगी, आपने तत्व याद कर लेने हैं। अब अधिक सक्रिय कौन सा और कम सक्रिय कौन सा है? जो आप ट्रिक में पहले बोल रहे हैं वो ज़्यादा सक्रिय है। जो आप ट्रिक में पहले बोल रहे हैं, जैसे सबसे ज़्यादा सक्रिय लिथियम, उससे कम पोटेशियम, उससे कम बेरियम, उससे कम कैल्शियम। अब आप रेडॉक्स अभिक्रिया पर आए, जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा था। अब आप ऊपर ऑप्शन देखना, मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा था Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2।
अब देखें आप किसका ऑक्सीकरण हुआ है, इतना बताएं आप, ऑक्सीकरण किसका हुआ है? Zn का ऑक्सीकरण हुआ है, Zn का। और Zn के साथ यहां हाइड्रोजन दिया हुआ है आपको, हाइड्रोजन यहां आप देख रहे हैं हाइड्रोजन बना है। तो अब आपने Zn और हाइड्रोजन में से देखना है कौन ज्यादा सक्रिय है। तो आप अपनी ट्रिक देखें, Zn और हाइड्रोजन में से कौन ज्यादा सक्रिय है? Zn, जो ट्रिक में पहले आ गया वो ज्यादा सक्रिय है। तो Zn तो ये पड़ा और हाइड्रोजन ये पड़ी, तो Zn हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय है, तो Zn का ऑक्सीकरण होगा। जो ज्यादा सक्रिय होता है उसका ऑक्सीकरण होता है, मतलब ये रिएक्शन बिल्कुल सही दी हुई है हमारे को, ज्यादा सक्रिय का ऑक्सीकरण किया गया। अब दूसरी रिएक्शन थी आपके पास Cu प्लस H2SO4 इक्वल टू CuSO4 प्लस H2। अब देखें आप यहां ऑक्सीकरण किसका हुआ बताओ? Cu का। अब आप देखें Cu और हाइड्रोजन में से कौन ज्यादा सक्रिय है? हाइड्रोजन ज्यादा सक्रिय है। हाइड्रोजन पहले आ गया ट्रिक में, कॉपर तो बाद में आया है। हाइड्रोजन ज्यादा सक्रिय है, इसलिए कॉपर का ऑक्सीकरण नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो जाए और हाइड्रोजन का H+ का अपचयन हो जाए, ये संभव नहीं हो सकता। इसलिए ये रिएक्शन गलत है। कॉपर जो है वो H2SO4 के साथ क्रिया करके CuSO4 प्लस H2 नहीं देगा। तो इस प्रकार हम लोग इस टेबल के बेस पे आराम से निकाल लेते हैं कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सी नहीं है। क्लियर? अब ऐसे ही देखो क्वेश्चन आता है ये, दही को किस पात्र में भंडारित यानी स्टोर करना चाहिए? दही को किस पात्र में स्टोर करना चाहिए? ऑप्शन दे दिया अगले ने, जिंक, अभी माइक ऑन किया था एक ने, डाउट है कोई? तो दही को किस पात्र में भंडारित करना चाहिए, किस पात्र में स्टोर करना चाहिए? जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर। सिल्वर, बिल्कुल सिल्वर में। अब देखो जब भी आप पात्र ले रहे हैं ना, कोई भी बर्तन ले रहे हैं, तो वो बर्तन जो है ना, ऐसा बर्तन लेना है आपने जो कम सक्रिय हो, जो क्रिया ना करे उससे। अब मान लो हमने कोई चीज़ डाली किसी बर्तन में और बर्तन उससे क्रिया कर गया, तो वो चीज़ तो फिर खराब हो जाएगी, वो वैसी नहीं रहेगी जैसी हमने डाली थी। इसलिए पात्र हमेशा कम सक्रिय होना चाहिए। और दही जो है ना, दही अम्ल है, दही एसिड है, खट्टा होता है स्वाद में, दही एसिड है। एसिड में H+ आयन होते हैं, H+ आयन होते हैं, यानी इधर हाइड्रोजन है। तो आपको पात्र ऐसा लेना है जो हाइड्रोजन से कम सक्रिय हो। अब आपकी वो ट्रिक की काम करेगी, वापस देखो, जो पात्र हाइड्रोजन से कम सक्रिय हो वो पात्र आपने लेना है। तो अब देखिए, आप जो पात्र हाइड्रोजन से कम सक्रिय हो आप वो पात्र लेंगे। तो हाइड्रोजन से कम सक्रिय कौन सा पात्र है आप देख सकते हैं, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। तो जिंक तो हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय है, तो जिंक तो उससे क्रिया कर जाएगा दही से। Fe भी उससे ज्यादा सक्रिय है, तो ये भी क्रिया कर जाएगा। एल्यूमिनियम भी उससे ज्यादा सक्रिय है, तो ये भी क्रिया कर जाएगा। लेकिन चांदी उससे कम सक्रिय है, यानी चांदी उससे क्रिया नहीं करेगी, अतः उसे चांदी के पात्र में रखना चाहिए। तो पात्र हमेशा कम सक्रिय लेंगे आप लोग, ये ध्यान रखें। इस तरह का क्वेश्चन जनरल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, कई बार पुट कर लेता है और अपने पास आंसर नहीं होता इसका। तो किसी भी चीज़ को, जैसे अम्ल को कह दे, अम्ल को किस पात्र में रखना चाहिए, यहाँ दही को हटा के हम अम्ल भी लिख सकते हैं, एसिड भी लिख सकते हैं। देखो दही हटा के यहाँ लिख दे अम्ल को, एसिड को किस पात्र में रखना चाहिए। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा, देखो Zn जो है, ऊपर हमने देखा है कि Zn जो है वो एसिड से क्रिया कर रहा है,
तो Zn के पात्र में तो रख ही नहीं सकते एसिड, क्योंकि Zn तो उससे रिएक्ट कर जाएगा, तो वो पात्र ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा पात्र जो होगा वो कम सक्रिय लेना है आपने। तो वो आपकी ट्रिक काम आएगी जो आपको बताई है ऐसी रिएक्शंस के अंदर। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं उसी ट्रिक से ही सोल्व होंगे आपके। कोई डाउट है तो आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हाँ जी, हाँ जी। तो भी मैं बता देता हूँ आपको। अभी संक्षारण से, लोहे को संक्षारण से बचाना है, जैसे जंग लगने से बचाना है। हाँ बिल्कुल, माइक ऑफ कर दे आप, अभी क्लियर कर देता हूँ। जैसे Fe जो है ना, ये लोहा था, Fe पर जंग लगा, इसका मतलब Fe जो है वो ये बन गया Fe2O3.3H2, ये जंग का सूत्र है। मतलब Fe का ऑक्सीकरण हो गया, Fe के साथ O जुड़ जाता है यहाँ, तो लोहे का ऑक्सीकरण हो जाता है, इसलिए लोहे पर जंग लग जाता है। क्योंकि लोहे का ऑक्सीकरण हो जाता है इसलिए लोहे पर जंग लग जाता है। तो आपसे टेबल में पूछ लेना कौन सी धातु आप लोग काम ले सकते हैं लोहे पर जंग बचाने के लिए। तो आपने इस पे क्या करना है, ये मान लो लोहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा था इसलिए इस पर जंग लग रहा था, तो आप इसके साथ कोई भी अधिक सक्रिय धातु मिला दें, जैसे Zn मिला दें, Fe के साथ Zn मिला दें। अब Zn इससे ज़्यादा सक्रिय है, Zn जो है वो इससे ज़्यादा सक्रिय है, तो फिर लोहे का ऑक्सीकरण नहीं हो सकता। क्योंकि ऑक्सीकरण किसका होता है हमेशा, ऑक्सीकरण हमेशा किसका होता है, अधिक सक्रिय का या कम सक्रिय का। ऑक्सीकरण किसका होता है, ऑक्सीकरण जो ज्यादा सक्रिय होता है। ऊपर मैंने बताया आपको, जो ज्यादा सक्रिय होता है उसका ऑक्सीकरण होता है। अब देखो आप यहाँ, तो जिंक का ऑक्सीकरण हो जाएगा, लोहे का ऑक्सीकरण नहीं होगा, तो लोहा अपने आप जंग लगने से बच जाएगा। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया था, ये देखिए, जो तत्व अधिक सक्रिय होता है ना उसका ऑक्सीकरण होता है। तो अब देखो लोहे पर जंग क्यों लग रहा था, ये रहा लोहा। ट्रिक में देखें आप, तो लोहा ये रहा अपना, ये Fe है। लोहे पर जंग लग रहा था क्योंकि लोहे का ऑक्सीकरण हो रहा था। तो आप लोहे के साथ चाहे Zn मिला दें, चाहे Al मिला दें, चाहे Mg मिला दें, ये ज़्यादा सक्रिय हैं उससे, Zn, Al, Mg। तो जब आप इनके साथ ये धातुएं मिला देंगे तो Zn का ऑक्सीकरण हो जाएगा। जैसे मान लो Fe था, आपने इसके ऊपर जिंक का लेप कर दिया, तो दो धातुएं आ गई Fe और Zn। अब ज़्यादा सक्रिय कौन सी है इसमें से, Zn ज़्यादा सक्रिय, तो Zn का ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो लोहे का ऑक्सीकरण हो नहीं पाएगा, तो लोहे पर जंग लग नहीं सकता। क्योंकि जब तक लोहे का ऑक्सीकरण नहीं होता ना, तब तक लोहे पर जंग नहीं लगता है। इस सुरक्षा को हम लोग बलिदानी सुरक्षा या कैथोड सुरक्षा भी कहते हैं। Zn ने अपना बलिदान दे दिया पर लोहे को बचा दिया। Zn खुद ऑक्सीकरण में भाग ले जाता है पर लोहे को बचा देता है। कैथोड सुरक्षा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिसका ऑक्सीकरण होता है ना उसको एनोड माना जाता है। तो जिंक यहाँ एनोड बन जाता है और Fe यहाँ कैथोड बन जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं कैथोड सुरक्षा। भाई हमने Fe को कैथोड बनाकर सुरक्षित कर दिया। जिस पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है वही एनोड होता है। तो जिंक पर ऑक्सीकरण हुआ है तो जिंक यहाँ एनोड बन गया। ऐसे ही मान लो Fe के साथ हम लोग Mg मिला देते, अब ज़्यादा सक्रिय कौन है, Mg। तो Mg ऑक्सीकरण में भाग ले जाएगा और Fe बच जाएगा। अब मान लो Fe के साथ कॉपर मिला देते, तांबा मिला देते, अब ज़्यादा सक्रिय कौन है Fe और कॉपर में से, Fe। अब कॉपर, इसको कॉपर नहीं बचा सकता, इसको कॉपर अगर इसके साथ मिला देंगे ना तो लोहे पर जंग लग सकता है, कॉपर उसको नहीं बचा सकता। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है लोहे को संक्षारित होने के लिए कौन सी धातु यूज करते हैं, तो Zn, Mg या Al में से कोई भी धातु आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो लोहे से ज़्यादा सक्रिय हैं। तो वो स्वयं ऑक्सीकरण में भाग ले जाती हैं
पर लोहे को ऑक्सीकरण में नहीं जाने देती, तो लोहे को जंग लगने से बचा देती है। तो ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको फॉलो करके रखिएगा। ट्रिक आप नोट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, और बिल्कुल आपको तत्व तैयार होने चाहिए। बहुत से स्टूडेंट को ट्रिक तो याद हो जाती है, क्योंकि ट्रिक तो बहुत आसान तैयार की हुई है, तत्व पता ही नहीं होता भाई बारात का मतलब क्या है। तो ये ध्यान रखना, बारात यानी बीए, ठीक है, ले के बारात खाना मजे से आला, तो वो आप पूरी ट्रिक जो है वो फॉलो करेंगे, 1-2 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगी बड़े आराम से। ओके स्टूडेंट्स।